Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic is First Constituent Assembly of Pakistan. So let's start. पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है या कानून साज असम्बली है वो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत माज़ वजूद में आई और इसके ओरिजिन को अगर हम देखें तो ये 1946 के जो इलेक्शन थे यूनाइटेड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के लिए, तो उन इलेक्शन के तहत ये इलेक्ट हुई। इसका जो पहला इजलास हुआ वो 19 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की डिमांड कर रही थी। और फिर जो 3 जून प्लान है उसके अप्रूवल के साथ ही पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली फार्मूलेट हुई। अगस्त 1947 में इसका ओपनिंग सेशन हुआ कराची में और मिस्टर J.N. मंदाल जो थे वो इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए। और फिर बाद में 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रेसिडेंट और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान इसके डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पाकिस्तान की 1947 से 1954 तक रही और इसमें जो 2 मेजर पार्टीज थी उस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान कांग्रेस, मोस्टली उसके मेंबर्स शामिल थे। स्टार्ट में इसकी स्ट्रेंथ या तादाद 69 थी और बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और रेफ्यूजीज हैं उनको भी नुमाइंदगी दी गई और 10 मेंबर और इसमें शामिल किए गए, तो इस तरह से इसकी तादाद जो है वो बढ़कर 79 हो गई। इलेक्शन का जो मेथड था वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था और इस असम्बली में मुस्लिम लीग को 60 मेंबर्स के साथ मेजॉरिटी हासिल थी और बाकी जो 11 मेंबर्स थे वो कांग्रेस से थे और 3 आज़ाद ग्रुप के में से थे जो बाद में एक रह गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का अगर हम जायजा लें इसके वर्क का, फंक्शन का, तो ये उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर सकी और उसकी वजह ये थी कि कुछ इसकी सीटें खाली भी थी और कुछ लोग इसके मेंबर्स जो थे वो इंडिया माइग्रेट कर गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी इसके मेंबर्स को प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर बनने की भी इजाज़त दी गई, तो इस तरह वो चीफ मिनिस्टर्स भी बन सकते थे और सेंट्रल और प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर्स भी वो बन सकते थे। इसके टास्क या फंक्शन के लिहाज से अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के 2 काम थे, मेजर टास्क उसके सामने थे। एक तो मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, प्रिपेयर करना था, ड्राफ्ट करना था, और दूसरा एज ए सेंट्रल लेजिस्लेचर काम करना था, कानून साजी करनी थी मुल्क के लिए। अब इसकी अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली टोटली इंडिपेंडेंट थी काम के लिहाज से, उस पर कोई प्रेशर नहीं था और ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर सकती थी, कोई भी लेजिस्लेशन ये कर सकती थी,
लेकिन ये था कि जो भी लॉ जो इसने पास किया है उसे प्रेसिडेंट जो है असेंबली का उसके सिग्नेचर की जरूरत थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी कमेटीज कायम की जिनको मुख्तलिफ टास्क दिए गए, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत अहम जो कमेटी थी वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी, जिसके सामने ये टास्क था कि वो उसने आइंदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल सेट करके देने हैं, फ्रेम करके देने हैं, और इस लिहाज से सिफारिशात पेश करनी है। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने भी अपनी 3 सब कमेटीज बनाई, और उसमें एक कमेटी जो थी वो तालीमात इस्लामिया के नाम से थी, जिसमें स्कॉलर्स थे, और वो उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक उसको एडवाइस करते थे। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी इसने अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है, फर्स्ट रिपोर्ट जो है सितंबर 1950 में पेश की असेंबली को, और फाइनल रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1952 में पेश की असेंबली को। अब इसकी प्रोग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, और ये इस असेंबली का बड़ा कारनामा था, और ये एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी कि इस रेजोल्यूशन को अप्रिशिएट किया गया लोगों की तरफ से, और इसने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए आइंदा की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या आइन साजी के लिए। और आज तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आए हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसमें एज ए प्रीएम्बल शामिल है दबाचे के तौर पे। 7 सितंबर 1950 को एक है इंटरिम रिपोर्ट जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने प्रेजेंट की, तो उस पे जो रिस्पांस आया वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया। और इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट्स हैं इनको मैं अलग अलग इनके ऊपर लेक्चर डिलीवर करूंगा ताकि ये वाज़ेह हो जाए, और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग लेक्चर में। तो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट भी, सेकंड भी, और जो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला है वो भी। 6 अक्टूबर 1950 को एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो पेश की गई फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, और ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से थी, और असेंबली की ये जो एक्टिविटी थी इससे काफ़ी सराहा गया और अप्रिशिएट किया गया। फिर 22 दिसंबर 1952 को जो फाइनल रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने सबमिट की असेंबली को, तो ये रिपोर्ट जो थी इस पे भी रिस्पांस जो आया और जो फीडबैक था तो इसे पंजाब ने क्रिटिसाइज किया। सात अक्टूबर 1953 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, और ये डेडलॉक तकरीबन रिजॉल्व हो गया, और ये डेडलॉक फेडरल लेजिस्लेचर में था रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो इसको मोहम्मद अली फार्मूला के तहत रिजॉल्व कर दिया गया, जिसे बोगरा फार्मूला भी कहा जाता है, और इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और लोगों ने इसे वेलकम किया, क्योंकि इसने एक डेडलॉक जो था कायम था, जो का आइन साजी की राह में एक रुकावट था, उससे रिजॉल्व किया था। इक्कीस सितंबर 1954 में
बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी रिवाइज रिपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पेश की और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था और असेंबली तकरीबन जो अपना उसका टास्क आइन साजी के लिहाज से था वो कंप्लीट करने के करीब थी और वज़ीर आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने की डेट भी दे दी थी, लेकिन हुआ ये कि 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने ये कहा और इस प्ली पर डिसॉल्व किया कि चूंकि ये लोगों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है असेंबली, तो इससे बाकी रहने का हक नहीं है, तो उन्होंने इसे डिसॉल्व कर दिया। और सही मानों में ये एक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि इससे पहले 1953 में गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस किया और अब 1954 में उन्होंने असेंबली ही डिसॉल्व कर दी। तो इस तरह जितनी भी स्ट्रगल की थी, एफर्ट्स की थी इस असेंबली ने 7 साल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, तो वो सब ज़ाया हो गई। तो आज का ये हमारा लेक्चर था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।